आज आपके लाए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या ब्लॉकेज खुल जाना और एसिम्प्टोमेटिक होना या लंबा जीना ये क्या सेम चीज़ है, क्या इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रिसेंटली एक पेशेंट का मेरे पास वो आया था कि मेरे दादाजी को 20 साल पहले हार्ट अटैक आया था या उनको छाती में दर्द हुआ था, 20 साल पहले उनको ब्लॉकेज डायग्नोज किया था। उनको देखो 20 साल से वो अभी भी जिंदा हैं, तो इसलिए उनको तब वो एंजियोप्लास्टी के लिए बोला था, उन्होंने नहीं कराया। आज 20 साल बाद भी वो ज़िंदा हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंजियोप्लास्टी कराना सब बेकार की बात है और इससे करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो 20 साल से उन्होंने ये थेरेपी कराई या लौकी का जूस पिया या कुछ किया और वो आज वो हेल्दी हैं, तो इसका मतलब एंजियोप्लास्टी सब बकवास है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है क्या व्यक्ति अगर जीवित है ब्लॉकेज के बाद तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ब्लॉकेज खुल गया। ये बिल्कुल ही गलत है और कंप्लीट मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हर आदमी जिसको ब्लॉकेज होगा वो मर ही जाना चाहिए, हर आदमी जिसको ब्लॉकेज होगा वो जी नहीं सकता। अगर तीनों नली ब्लॉक हो गई तो आदमी को मर ही जाना चाहिए, उसका मरना तय है। ऐसा ज़रूरी नहीं। इवन तीन नली ब्लॉकेज भी अगर किसी व्यक्ति को हो जाए और कोलैटरल्स पर चल रहा हो तो भी वो जीवित रह सकता है। हाँ, मृत्यु का दर बढ़ जाता है। कोई भी बीमारी आपका मृत्यु 100% गारंटीड कर दे ऐसा नहीं है। कैंसर वैंसर डेफिनेटली ऐसी बीमारियां हैं जिसमें अगर आपको स्प्रेडिंग वाला कैंसर हो जाए तो मरने का चांस ऑलमोस्ट 95 to 99% हो जाता है। पर हार्ट की बीमारियों में ऐसा नहीं है। हार्ट की बीमारियों में इवन हार्ट अटैक होने के बाद मृत्यु दर, बड़ा हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक आता है तो 30% जैसा रहता है, पर फिर भी 70% लोग तो जीते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं भी करो तो भी जिएंगे। ट्रीटमेंट के बगैर मृत्यु दर 30% है, ट्रीटमेंट के साथ मृत्यु दर 10% है। तो यानी ट्रीटमेंट अगर आपने मतलब एंजियोप्लास्टी पर कुछ नहीं किया तो भी 70% लोग तो जिएंगे। अब वो 70% लोग अगर कल का आके ये क्लेम करना चालू कर दे कि सब हम जीवित हैं, इस बात का सबूत है कि डॉक्टर ने हमको जो बोला वो गलत बोला और डॉक्टर ने हमको जो एंजियोप्लास्टी के लिए बोला वो चीट कर रहा था, वो फ्रॉड कर रहा था, उसको पैसे खाने की पड़ी हुई थी, इसलिए उसने ऐसा बोला कि हमको एंजियोप्लास्टी करनी थे। मेरा पेशेंट तो देखिए कोई तकलीफ नहीं है उसको, वो जीवित है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि उसको डॉक्टर ने झूठ बोला। अब हर चीज़ में देखिए मृत्यु का परसेंटेज होता है, जान जाने का रिस्क होता है, लेकिन ये हार्ट अटैक आ गया तो इस बात का गारंटी नहीं है कि जिसको हार्ट अटैक आ गया वो हर आदमी मर ही जाएगा। उसमें 70% लोग तो फिर भी जीते रहेंगे। अगला हार्ट अटैक आएगा तो फिर उसमें 30% या 40% मरने का चांस होगा, फिर भी 60-70% लोग तो फिर भी जीते रहेंगे, है ना। हर हार्ट अटैक के साथ मृत्यु दर बढ़ जाता है। ऑब्वियसली पंप ज़्यादा बिगड़ते जाता है, मृत्यु होने का चांस बढ़ जाता है। पर 5 to 10% केस में तो ये भी होता है कि हार्ट अटैक के बाद अटैक आता है, नली उसके बाद बॉडी के ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से थोड़ी बहुत खुल जाती है, फ्लो आना चालू हो जाता है, तो उसी नली में दोबारा अटैक भी आ सकता है। तो ऐसे लोगों को अगर डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी बोला तो गलत नहीं बोला, क्योंकि उसने आपका जो मृत्यु दर है ट्रीटमेंट करने के बाद वो कम हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद भी 10% लोग मर जाते हैं। अब अगर ऐसे लोग उसको एग्जाम्पल बोलेंगे कि साहब मेरा पेशेंट को तो एंजियोप्लास्टी किया फिर भी वो मर गया, तो इससे अच्छा तो नहीं कराते। डॉक्टर उसमें गारंटी तो नहीं कर सकता कि आपका पेशेंट पहले 90% में कि लास्ट के 10% में उसकी किस्मत अच्छी है कि नहीं। ट्रीटमेंट करने का पर्पज़ ये है कि मृत्यु दर उससे कम हो जाएगा, पर ना पेशेंट का जिंदा रहना ये बात का सबूत है कि जो डॉक्टर ने बोला वो झूठ था, और ना ही पेशेंट का मर जाना इस बात का सबूत है कि एंजियोप्लास्टी के बाद अगर पेशेंट मर जाता है तो ना ही वो इस बात का सबूत है कि जो डॉक्टर ने बोला गलत बोला और जो एंजियोप्लास्टी किया वो चीट किया। तो दोनों ही बातें में ऑल और नन फिनोमिना लोग लगाते हैं, और उसमें लोग कैलकुलेट क्या करते हैं कि पेशेंट ने लौकी का जूस पिया इसलिए वो अच्छा चल रहा था, और जो ECP थेरेपी कराया उसलिए अच्छा चल रहा था, और डिटॉक्स थेरेपी कराया उससे चल रहा था। यही चीज़ का ये लोग जो आपको चीट करते हैं ये फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इवन ट्रीटमेंट नहीं करने के बाद भी 70-80% लोग को कुछ नहीं होने वाला। वो 70-80% लोग तो 5 साल 10 साल तब तक जीते रहेंगे जब तक नेक्स्ट हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसके बाद भी 50-60% लोग जीते रहेंगे। तो ऐसे लोगों ने वो डिटॉक्स थेरेपी करी कि नहीं करी और ECP थेरेपी करी कि नहीं करी, उनको वैसे भी नहीं मरना था। और अगर कंडीशन बिगड़ती है तो पेशेंट चुपचाप वैसे भी जाकर थेरेपी करा लेता है। जब उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है, सांस ज़्यादा फूलने लगती है, हार्ट फेलियर अपने आप होने लगता है, तो ऑब्वियसली वो सारी लौकी का जूस और सब चीज़ों को साइड पर रख देता है कि भाई इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ECP करा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डिटॉक्स थेरेपी करा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मुझे जाके एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पर नहीं रिस्पॉन्ड करेगा ऐसा हर केस में नहीं होगा। वो 10-20% केसेस में ही ऐसा होगा कि आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करे। नहीं तो आप सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करें और थोड़ा बहुत दवा भी लेते रहे तो 70-80% लोग का काम फिर भी चलता रहेगा।
पर क्या इसके लिए आप अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को किस्मत के भरोसे छोड़ दें कि जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो जिएंगे? जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, लाइफ ऐसे नहीं चलता, मेडिकल साइंस ऐसे नहीं चलता। अगर मेडिकल साइंस ऐसे चलता होता तो फिर हर आदमी को डॉक्टर के पास ही जाना छोड़ देना चाहिए। आप बीपी की दवाई भी क्यों लेते हो, शुगर की दवाई भी क्यों लेते हो, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी क्यों लेते हो? हर आदमी जिसको बीपी है वो मर तो नहीं जाएगा, मृत्यु दर जरूर बढ़ जाएगा लेकिन मर तो नहीं जाएगा। शुगर अगर है, आप बिल्कुल भी दवा नहीं लोगे, 400 शुगर भी चलेगा तो भी क्या आप एक साल में मर जाओगे? नहीं, फिर भी आप 10-15 साल 20 साल जिंदा रहोगे। आपके सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, आपका हार्ट, लिवर, किडनी सब फेल हो जाएगा, आप धीरे धीरे करके आपकी कंडीशन बहुत बदतर हो जाएगी, लेकिन आप मर जाओगे इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो नहीं मरना इस बात का बिल्कुल से वो नहीं है कि आप अगर जिंदा हो तो ये इस बात का चिन्ह है कि डॉक्टर ने जो एंजियोप्लास्टी बोला या बाईपास सर्जरी बोला वो बहुत बड़ा पाप कर दिया। लोगों का टिपिकल बाईपास के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है कि बाईपास अगर तीनों तीन नली का ब्लॉकेज है, पेशेंट को बाईपास बोल देता है, उसके बाद अगर 2-4 साल भी पेशेंट जिंदा बच गया तो वो जाके पूरे 4 साल तक डॉक्टर को गाली देता रहेगा कि देखो मेरा पेशेंट तो जिंदा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने झूठ बोला था, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो प्रॉब्लम आए ऐसा गारंटी कभी भी नहीं होता। बस ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट करा लोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा, यानी जो 40% रिस्क था वो कम होकर 5-10% पर आ जाएगा। जितना सिंपल केस है उतना रिस्क कम हो जाएगा। अगर सिंपल एंजियोप्लास्टी है तो रिस्क 30-40% से कम होकर 10% या 5% या 2% पर आ जाएगा। जितना सिंपल केस है उतना रिस्क ज़्यादा कम हो जाएगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड केस है उतना रिस्क ज़्यादा रहेगा इवन ट्रीटमेंट करने के बाद भी। पर प्रॉब्लम होना या मृत्यु होना वो डॉक्टर कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको श्योर शॉट नहीं बता सकता। डॉक्टर आपको सिर्फ परसेंटेज ही बोल सकता है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करो तो मृत्यु का चांस इतना है, आपको 95% ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक आने का चांस 50-70% है, जिसमें कि 30% मृत्यु का चांस है। पर आप पहले 50-70 में आते हो कि लास्ट के 50-70 में आते हो वो किसको पता? वो डॉक्टर को भी नहीं पता, वो तो किस्मत है, वो तो ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए कि अगर पेशेंट मेरा 5 साल से जिंदा है, उसको डॉक्टर ने 5 साल पहले बाईपास बोला था और आज तक तकलीफ नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने झूठ बोला। ऐसा नहीं, डॉक्टर ने तो आपके ब्लॉकेज को देख के, आपका परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज को देख के बोला कि आपके लिए मृत्यु दर कम करने के हिसाब से एंजियोप्लास्टी या बाईपास या जो भी ट्रीटमेंट लगेगा। पर उसने ये क्या पत्थर की लकीर पर लिख दिया या स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दिया कि आपका मृत्यु हो ही जाएगी? कैंसर एकमात्र बीमारी है जिसमें आप बिल्कुल श्योर शॉट बोल सकते हो कि हाँ इसको आदमी स्प्रेडिंग होने वाला कैंसर है, ये 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा, और 99% पेशेंट नहीं बचते हैं। लेकिन हार्ट के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। हार्ट के पेशेंट में बिना ट्रीटमेंट के भी लोग 10-15 साल निकाल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी इवन 10 से 15% पंप फंक्शन पर भी हार्ट पहुँच जाता है, फिर भी कई लोग 10-15 साल निकाल देते हैं, कई लोग दवा बंद करने के बाद भी निकाल देते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हर आदमी ये ट्रीटमेंट बंद कर दे? क्या इसका मतलब ये है कि हर आदमी ये मान के चले कि भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए मैं दवा नहीं लूँगा? होता क्या है कि आप ये जो नेगेटिव एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो पेशेंट सब डॉक्टर्स को चीट और फ्रॉड मानने लगता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जानबूझ के नहीं जाता, उसके बाद वो जानबूझ के कोई थेरेपी नहीं करता, इनफैक्ट दवा भी बंद कर देता है। तो एंजियोप्लास्टी से जो फायदा होना था या नहीं होना था, दवा बंद करने से और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लोग मान के चलते हैं कि साहब डॉक्टर ने तो झूठ बोला, डॉक्टर तो फ्रॉड करते हैं, फार्मा कंपनी। और पता नहीं लोगों को क्या लगता है, लोग ये बहुत कॉमनली इस बात को करते हैं कि डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं वो फार्मा कंपनी पूरा माफिया है, इसके लिए दवा लिखते हैं, दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग इंटरनेट पे भी ऐसे फ्रॉड हैं और ऐसे बकवास लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं। देखिए, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं मुझे और आपको सबको ही वो चीज़ माननी पड़ती है, क्योंकि अगर आप उसका उल्टा मानोगे तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। गारंटी नहीं है कि आप मर जाओगे, गारंटी नहीं है कि आप बच जाओगे, लेकिन आपको साइंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को मानते हो, आप स्पेस साइंस को मानते हो, मोबाइल फ़ोन को टेक्नोलॉजी मानते हो, टीवी को टेक्नोलॉजी मानते हो, लेकिन मेडिकल साइंस को आप नहीं मानते हो। तो वैसे में नहीं चलता, क्योंकि अगर इस हिसाब से माना जाए तो हर साल मोबाइल कंपनी जो नया मोबाइल इंट्रोड्यूस करती है या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है वो भी फ्रॉड कर रही है। वो भी ये बोल रही है कि ये फ़ोन पिछले फ़ोन से बेटर है, तो वो झूठ बोल रही है अगर आप साइंस को नहीं मानते तो डेफिनेटली साइंस इवॉल्व ही ऐसे करता है कि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई दवा आती जाती है, मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि पेशेंट का मृत्यु दर कितना कम हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, कितने साल एक्स्ट्रा लाइफ मिल रही है। फिर अगर कोई और टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई और नई दवा आ जाती है, कोई और नया फीचर आ जाता है, तो धीरे धीरे करके वो उसको चेंज किया जाता है। अब ऐसा अगर लोग सोचते कि ये सारी चीज़ें बकवास है और सादा साइंस माफिया ही है, तो 20-25 साल पहले तो एंजियोप्लास्टी की टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज आप देखिए एंजियोप्लास्टी के माध्यम से या बाईपास के माध्यम से कितने लोगों की जान बचाई जा रही है, और इसका रिजल्ट आपको इसमें भी मिल सकता है कि पहले इंडिया में जो मृत्यु का एज था
वो 45-50 था। आज़ादी से पहले तो इंडिया में मृत्यु का एज लगभग 25-30 के आसपास आता था, यानी एवरेज आदमी 30-35 साल भी नहीं जीता था। अब इंडिया का एवरेज सर्वाइवल 75 है। जापान और ऐसे कंट्री में 95 ईयर्स तक भी लोग जीते हैं, वहाँ पे एवरेज सर्वाइवल 91-92 ईयर्स तक जाता है। यूके यूएसए में जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी है, वो लोग और साइंस को मानते हैं, वहाँ 85 तक सर्वाइवल जाता है। क्या आज से 25-30 साल पहले ये पॉसिबल था? क्या आज़ादी से पहले 50-60 साल पहले, 70 साल पहले इंडिया का सर्वाइवल रेट उतना था? नहीं था। अब इस हिसाब से लोग बोलेंगे कि आज के डेट में तो लाइफस्टाइल स्ट्रेस और ज़्यादा है, आज के डेट में तो अडल्ट्रेटेड खाना और ये सब मिलने का चांस और ज़्यादा है, आज के डेट में पोल्यूशन तो और ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग तो पहले से ज़्यादा जी रहे हैं। तो उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक ही है कि हेल्थ केयर इतना अच्छा इंप्रूव हो गया है, ये सारी क्रॉनिकली मैनेजेबल डिजीजेज और हार्ट अटैक्स और ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को बचा सकते हैं, इसीलिए ही लोगों का एवरेज सर्वाइवल बढ़ा है। जापान में लोग 91 ईयर्स कैसे जी पा रहे हैं? क्या आज से 50 साल पहले जापान का सर्वाइवल सेम था? नहीं था। लेकिन ये जो इम्प्रूवाइजेशन पूरी दुनिया में हुआ है वो फेक साइंसेज और ईसीपी थेरेपी और डिटॉक्स थेरेपी से नहीं हुआ है, वो एक्चुअल साइंस से ही हुआ है। और यही कारण है कि दुनिया भर में 99% पेशेंट जिनको भी हार्ट अटैक आता है वो एंजियोप्लास्टी ही कराते हैं और बाईपास सर्जरी ही कराते हैं या दवा पर मेंटेन करते हैं। अब अगर आप बहुत हीरो बनते हैं और आप अगर ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही अलग करूंगा, मैं तो ईसीपी करवा के जिंदा रहूंगा, जो कि दुनिया में 1% लोग भी नहीं कराते, या मैं ऐसी चीज़ को फॉलो करूंगा जो बाकी लोग नहीं मानते हैं, तो उस वैसा करने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। आप भीड़ से अगर अलग चलते हैं तो उसमें आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए भीड़ से अलग चल रहे हो कि ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूं कि मैं भीड़ से अलग चल के देखूंगा शायद मैं हीरो बन जाऊं, तो 99% ऑफ द टाइम्स आप फ्लॉप ही होंगे और आप बेवकूफ़ ही कहलाएंगे। अगर आपको भीड़ से अलग चलने के आप प्रयास करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका डिटर्मिनेशन और ग्रिट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका साइंटिफिक लॉजिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जिस चीज़ के पीछे आप जा रहे हो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी आप भीड़ से अलग चल के आपका फायदा कर सकते हो। जो चीज़ 99% ऑफ द वर्ल्ड फॉलो कर रही है, आप उसको अलग हट के 1% बन के आप फॉलो करोगे तो वो चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वो चीज़ एक्चुअल में सही होनी चाहिए। ये ईसीपी थेरेपी, डिटॉक्स थेरेपी और ये सारा चीज़ टोटल फ्रॉड है, टोटल बकवास है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता पेशेंट को। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इनका जो यूएसएफडी अप्रूवल भी है वो बिल्कुल अलग इंडिकेशंस के लिए है। जो आपको बोल रहे हैं कि वो एंजियोप्लास्टी के बदले रिकमेंडेड है या एंजियोप्लास्टी के या बाईपास के बदले उसको रिकमेंड किया गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं। आप खुद चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, इनके इंडिकेशंस आपको क्लियरली गूगल पे मिल जाएंगे। यूएसएफडी अप्रूव्ड जो इनका है वो उन पेशेंट्स के लिए है जिसमें एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है एज पैलिएटिव केयर, यानी कि अगर पेशेंट में एंजियोप्लास्टी बाईपास पॉसिबल नहीं है तो जान बचाने के लिए या मृत्यु दर को कम करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए 3-4 महीने का रिलीफ देने के लिए ये चीज़ें रिकमेंडेड है। थेरेपी के हिसाब से एंजियोप्लास्टी के बदले कहीं पे भी यूएसएफडी ने इसको अप्रूव नहीं किया है, ना ही हार्ट फेलियर में, ना ही हार्ट अटैक में। तो इसलिए आप अगर गलत चीज़ों को फॉलो करेंगे और गलत चक्करों में पड़ेंगे तो आप ही परेशान होंगे। अगर आपका पेशेंट साइंटिफिक थेरेपी फॉलो नहीं कर रहा है और वो बच गया है तो उसकी किस्मत है, उसका भगवान ने उसको बचा लिया या ऊपर वाले ने उसको बचा लिया इसलिए वो जिंदा है। पर उसका ये मतलब डेफिनेटली नहीं है कि जो डॉक्टर ने आपको बोला वो गलत बोला। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स थोड़ा कोई अग्रेसिवली 60-70% में भी आपको बोल देते हैं, कोई 50% में भी आपको बोल देते हैं प्लास्टिक के लिए, ऐसा होता है। मैं नहीं कहता कि मैल प्रैक्टिसेस नहीं होती, पर मैल प्रैक्टिसेस हो रही है या नहीं वो चेक करने के लिए आप दूसरे डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं। अपनी एंजियोग्राफी की सीडी दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जो 5-10 डॉक्टर बोले उसे फॉलो कर सकते हैं। पर उस डॉक्टर को गलत साबित करने के लिए आप दवा गोली भी बंद कर दो, आपको डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दो, आप कोई थेरेपी नहीं लो, तो उसका नुकसान आप ही को होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मर ही जाओगे, लेकिन हाँ मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा, आपके बचने का चांस कई गुना कम हो जाएगा, सर्वाइवल के जो थोड़े बहुत चांसेस थे भी वो कम हो जाएंगे। पर ये जो आप फॉलो कर रहे हो उसका कहीं से भी कहीं तक वो ये एविडेंस नहीं है कि जो डॉक्टर ने बोला वो गलत था। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि लोग कई बार जो इस तरह से की बातें करते हैं कि मेरा पेशेंट 5 साल जिंदा रह गया या मेरा पेशेंट हार्ट अटैक के बाद हमने एंजियोप्लास्टी डॉक्टर ने हमें बोला था हमने नहीं कराया फिर भी देखो मेरा पेशेंट जिंदा है, ये इस बात का सबूत है कि डॉक्टर ने झूठ बोला। ये कंप्लीटली बकवास है। कोई भी बीमारी 100% गारंटी नहीं कर सकती कि आप मर ही जाओगे और कोई भी ट्रीटमेंट भी 100% गारंटी नहीं करता कि आप बच ही जाओगे। हाँ, ये है कि परसेंटेज में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब किस्मत के भरोसे आपको ज़िंदगी चलानी है तो फिर आपको सड़क क्रॉस करना भी आँख बंद करके करना चाहिए और गाड़ी भी आप जब
चलाओ तो आंख बंद करके चलना चाहिए। अगर किस्मत अच्छी होगी तो आप दूसरे इलाके पहुंच जाओगे, अगर किस्मत अच्छी है तो आप ड्राइव आंख बंद करके भी चलाओगे तो भी आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। पर किस्मत के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती, आपको आपका ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मरने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। हर आदमी जो सड़क क्रॉस आंख बंद करके करेगा बोलेगा देखो मैं उस जगह पहुंच गया, इसका मतलब सबूत है कि आंख बंद करके चलना से आंख खोल के दोनों तरफ देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंख बंद करके भी आप पहुंच जाते हो। ऑब्वियसली आपका मरने का दर कई गुना बढ़ जाएगा अगर आप सावधानी नहीं रखोगे तो। सावधानी रखोगे तो बचने का चांस बढ़ जाएगा, पर दैट इज नॉट अ प्रूफ कि जिसने आपको सावधानी रखने को बोला वो आदमी गलत बोल रहा था। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सकें, समझा सकें, लाइफ को बेटर बना सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को अवश्य कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट और इंस्पायर करेंगे। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।